हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ अली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और साथ में उनकी जो केस लॉज हैं उनको भी अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में ऐसी अपडेट जो रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है आपको अपडेट रहना, चाहे वो कोई लॉ स्टूडेंट हो, कोई चाहे आम आदमी हो, तो वो भी हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना सोगा का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हो गया था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो क्या है, वो उसका जो फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन यानी वो पहले चैप्टर में आता था, प्रिलिमिनरी वाला पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है। इसमें 4 से लेकर के 17 सेक्शन है जो कि हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक, अब जो इसमें सब हेडिंग्स भी हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब जैसे सेक्शन 4 के लिए उससे पहले एक हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर उसमें सेक्शन 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद उसकी एक सब हेडिंग है फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेक्शन 4 जो कि बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये हो गई उसकी हेडिंग। मैं कोई दुनिया से नहीं लेकर के आई हूँ, ये आप अपनी बेयर ऐप खोल के ही पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। ठीक, उसके अंदर दिया हुआ है सेक्शन 4 जो कि बोलता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल सेल। ठीक, अब इसका सबसे पहले हम लोग इसकी जो ये सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल है उसके बारे में समझिए कि ये क्या मतलब है। इधर सेल है, इधर एग्रीमेंट टू सेल, क्या मतलब है। देखिए, 2 तरीके से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अब पहला कैसे, हम गए सब्जी वाले भैया के पास, मैंने कहा भैया मुझे 1 किलो तरोई दे दो। भैया ने मुझे दे दी तरोई और मैंने उनको उसका पैसा पे कर दिया। ये हो गया एक सेल, जिसको हम एग्जिस्टिंग कह सकते हैं कि जिस टाइम हम लेने गए उस टाइम वो प्रेजेंट थी गुड्स। मतलब जो तरोई लेने गए थे वो तरोई इस टाइम रखी हुई, मैं गई पैसा दिया, मैंने ले ली। तो एक ये गुड्स हो गई। दूसरी गुड्स क्या हो सकती हैं, मैं गई कि भैया मुझे इस तरह का 4 पेन चाहिए, तो भैया ने कहा यार अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ 4 दिन बाद तुम ले जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि मैंने आज अग्रीमेंट किया कि मैं फ्यूचर में मतलब कि आने वाले 4 दिनों में लेने आ जाऊंगी। तो ये हम इसको कह सकते हैं फ्यूचर गुड्स। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो आपको इसमें एक चीज समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें सारी डेफिनेशन हम लोगों ने कवर की है, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, हमने जो सामान तुरंत खरीद ली, पैसा पे किया, तुरंत हमें वो सामान मिल गई, वो एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर आ गया। और अगर हमने किसी चीज के लिए फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ भैया मुझे ये इतने चाहिए, आप इतने उस टाइम में दे दीजिएगा, इसे हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स। अगर हमने तुरंत सामान लिया और पैसे पे किए तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक, पर अगर हमने फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, अग्रीमेंट किया है, तो हम उसे कहेंगे अग्रीमेंट टू सेल। आपको इसका फर्क समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार समझा देती हूँ। अगर कोई भी सामान हम लेने गए, तुरंत मिल गई, हमने उसका कंसिडरेशन पे किया, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पूरा हो गया। लेकिन किसी फ्यूचर गुड्स के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करने गए हैं तो उसको टर्म क्या यूज करेंगे, उसे हम यूज करेंगे अग्रीमेंट टू सेल। ठीक, जो सेक्शन 4 है वो यही डिफाइन करता है। अब
इसका जो क्लॉज है उसके हिसाब से समझिए। तो जो पहला बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby a seller transfer or agree to transfer property in goods to the buyer for a price made by contract between one part owner and other। देखिए जो पहली लाइन क्लॉज का बोलता है, जो सब 4 का क्लॉज 1 इस चीज़ को डिफाइन करता है, जो हम अगर बायर रेडी हो गया देने के लिए आपको गुड्स, सेलर रेडी हो गया गुड्स लेने के लिए, तो वो हमारा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकंड ये बोलता है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल एक चीज समझिए, कई बार आप लोग सब्जी जाते होंगे लेने अपने मम्मी पापा के साथ या खुद भी जाते होंगे, तो वहां पे 30 रुपए किलो कुछ लगाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटर 30 रुपए किलो लगा है, लेकिन उन्होंने कहा भाई तुम, जैसे हमने कहा बार्गेनिंग को तो हमारा करने का अधिकार है ही, हमने कहा नहीं भैया इतने में इतना दो। वो कहते नहीं, अगर हाँ आप 2 किलो ले लो तो मैं आपको 25 रुपए में दे दूंगा, यानी 50 के 2 किलो दे दूंगा। तो ये हो गई कंडीशन कि आप 2 किलो ले लो तो मैं आपको इतना दे दूंगा। तो ये कंडीशनल भी हो सकती है। अगर हम 30 रुपए का ही खरीद लिए, वो हो गई एब्सोल्यूट, कोई कंडीशन नहीं, पैसा उन्होंने कहा 30 रुपए की, मैंने 30 रुपए दिए, मैंने खरीद ली, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है वो इस चीज को डिफाइन करता है कि अगर फ्यूचर गुड्स हैं तो उसको हम टर्म यूज करेंगे अग्रीमेंट टू सेल, ठीक। फोर्थ ये बताता है, अब अग्रीमेंट टू सेल जो है यानी जो फ्यूचर गुड्स है वो उसका जो कंप्लीशन कब होगा। तो कंप्लीशन इसमें कब होगा, इसमें ये बोलता है अगर मैंने कहा भैया 4 तारीख को मुझे 4 किलो मुझे समोसे चाहिए, 4 किलो समोसे नहीं 4 किलो तरोई चाहिए, और भैया ने मुझे 4 तारीख को प्रोवाइड कर दी, तो वो जो समोसे उन्होंने तरोई उन्होंने मुझे 4 तारीख को प्रोवाइड कर दी, तो उसमें हमारे फ्यूचर गुड्स जो अग्रीमेंट टू सेल है वो कंप्लीट हो गया। टाइम स्लैप हुआ, टाइम कंप्लीट हुआ और इन्होंने अपना काम कर दिया, तो उसका जो अग्रीमेंट टू सेल कंप्लीट माना जाएगा, ठीक। आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 5 है। इसकी हेडिंग बताता है फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। एक कॉन्ट्रैक्ट जो सेल का है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का वो कैसे बनेगा। तो इसमें बोला जाता है, इसको बहुत ही आराम से एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। जैसे ए है बी है, ठीक। ए को लेना था टाइल्स, ठीक है, टाइल्स लेनी है ए को, और ये हैं जिनके पास टाइल्स मिलती हैं। अब इनको लेना है तो ये हो गए बायर, ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं बेचते हैं तो ये हो गए सेलर। अब इन्होंने क्या किया, ये गए इनके शॉप पे, इन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई कि हमें चाहिए क्या, हमें इतने टाइल्स चाहिए, ठीक है भैया। जो सेलर हैं वो आए अपने टाइल्स दिखाए, इन्होंने शो किया, और साथ में ही इन्होंने ये बताया सर जो ए हैं, अगर आप ये वाली टाइल्स ले जाओगे आपको इसमें 4 फ्री मिलेंगी। मतलब ये जो टाइल्स लेने आए हैं इन्होंने ये अपने टाइल्स दिखा रहे हैं, साथ में इन्होंने एक और ऐसा ऑफर दिया कि भैया अगर आप ये वाली टाइल्स लोगे ना तो आपको 4 फ्री मिलेंगी। भैया इनको अच्छा लग गया, यानी जो बी हैं उन्होंने ऑफर दिया।
अब एक को क्या हुआ, एक मजा आ गया कि भाई 4 फ्री। टाइल्स तो जानते हैं आप कितनी महंगी मिलती हैं, पर आपको उसमें 4 फ्री मिल जा रही हैं, अच्छी टाइल्स है, तो आपका लेने में क्या ही घट रहा है ना। तो जो ये ऑफर था, ए ने, जो ये बायर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है भैया मैं लेने के लिए रेडी हूं। एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, उस टाइल्स का पैसा पे किया, प्राइस पे किया। जो कंसीडरेशन है वो तो पे करना ही होगा कि ऐसे ही दे दिया जाएगा। अब प्राइस के भी कुछ तरीके हैं। आप लोग जैसे दुकान में जाते, भैया आप बाद में ले जाना, भैया बाद में पैसे दे देंगे, अगर ऐसा भी तो होता है ना। या तो आपने जैसे मान के चलिए जो टाइल्स इन्होंने लिया है वो 10,000 की हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया कि 5,000 रुपए दे दिए उनको। कहा कि 5,000 में जब ये टाइल्स मेरे घर पहुंच जाएंगी मैं आपको 5,000 उस टाइम पे कर दूंगा। तो ये हो गई इंस्टॉलमेंट, ठीक। लेकिन अगर इन्होंने टाइल्स ले ली, इनको मिल गई हैं, तो अगर उन्होंने पूरे के पूरे 10,000 रुपए रिटर्न कर दिए, मतलब रिटर्न इन सेंस मतलब उनको पे कर दिया, उनका कंसिडरेशन दे दिया, यानी उन्होंने फुल पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट कर दी ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस के बाद प्राइस पे हुआ, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो चाहे वो फुल पेमेंट हो। ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनेगा, ठीक। समझ में 100% आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। और क्लोज टू यही बोलता है, जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो आप राइटिंग में भी कर सकते हैं, आप ओरल भी कर सकते हैं, आप पार्शियल राइटिंग में भी कर सकते हो, आप पार्शियल ओरल में भी कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, थोड़ा बोल दिया थोड़ा लिख दिया, या थोड़ा लिख दिया थोड़ा बोल दिया, इस तरह में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बनता है। एक्सेप्टेंस हो, ऑफर हो, प्राइस पे हो, चाहे इमीडिएट प्राइस पेमेंट हो, चाहे कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज डू कमेंट मी, मैं आपको इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के दे दूंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 जो कि बोलता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ सब्जेक्ट मैटर्स भी होते हैं। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, अब किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ चीजें एसेंशियल होती हैं कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीजें जरूरी है। तो उसमें जो हमारा पहला हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हम लोग 3 सेक्शन को कवर करेंगे जो कि सेक्शन 6 है, 7 और 8। इसके अंदर ये 3 सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ 6, 7, 8 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे बढ़िए। देखिए सबसे पहले जो 6 बोलता है वो बोलता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। ये गुड्स के बारे में बताया है, जो गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं इस टाइम, यानी इस टाइम जो गुड्स हैं, जो चीजें हैं वो इस टाइम प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमने बताया कि हम सब्जी लेने गए और सब्जी उस टाइम लेने जब गए हैं वो उस टाइम है, हम लेकर के चले आए, तो वो हो गए एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक। दूसरी कौन सी गुड्स हो सकती है, फ्यूचर गुड्स। और इसी में एक और चीज दी गई है जो सेलर के पोजीशन में है, वो गुड, ठीक। सेक्शन 6 सिर्फ यही बताता है कि पहला क्लॉज में ये 3 चीजें बता दिया कि एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स हैं, सब्जेक्ट मैटर के लिए। देखिए सब्जेक्ट मैटर यही हुआ ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल है। उसके लिए गुड्स इसेंशियल हैं, गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकती हैं, फ्यूचर गुड्स हो सकती हैं,
जो कि सेलर की पोजीशन में है, जो ओन कर रखा हुआ है सेलर, वो भी हो सकती है। ये क्लॉज 1 बोलता है। 2 बोलता है ऐसी और गुड्स, ऐसी चीजें और जो कॉन्टीजेंट है, कॉन्टीजेंट, अगर ऐसी कोई गुड्स हैं। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है, किस सेक्शन में पढ़ा है या किस सेक्शन में ये दिया हुआ, कमेंट करिएगा, ठीक है। जिसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में काम किया जाता है वो हो गई कॉन्टीजेंट गुड्स, ठीक। दूसरा कि जो कि हम लोगों ने प्रेजेंट में किसी चीज के लिए एग्रीमेंट किया है जो कि हम फ्यूचर में लेंगे। प्रेजेंट में एग्रीमेंट किया जो कि फ्यूचर में लिया जाएगा, ठीक। ये हो गई सेक्शन 6 के सब्जेक्ट्स मैटर। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर सेलर जो कि सेलर्स की पोजीशन में है, जो कॉन्टीजेंट है, और जो ऐसे गुड्स जिनके लिए फ्यूचर में, जिनके लिए हम लोगों ने प्रेजेंट में एग्रीमेंट किया है फ्यूचर में लेने के लिए, ठीक। अब फ्यूचर में लेने से ये होता है, ये एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप लोग होता है, आप लोगों को कोई फर्नीचर समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप जाते हैं शॉप में, कहते हैं भैया हमको ऐसा ही चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है भैया, आप अपना भैया पे करो, हम अपना बना के आपको 10 दिन बाद, महीने भर बाद आपको ये आपके पास मिल जाएगा, ठीक। अब आ जाइए सेक्शन 7 जो कि बोलते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 2 चीजें हैं, दोनों सेम ही एक तरीके से हैं, बस इसमें बिफोर है, इसमें आफ्टर है। तो सेक्शन 7 ये बोलता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जिस गुड्स के लिए से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गुड्स पेरिशिंग है, मतलब कि जो खराब होने के नेचर में, जल्दी खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल दूध हो गया, कोई फल फ्रूट्स हो गए, अगर ऐसे चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उससे पहले ही गुड्स खराब हो चुकी थी, मतलब पैरिश हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक। यही 8 में बोलता है अगर जब हम कॉन्ट्रैक्ट किया, सेलर और बायर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऐसी गुड्स का जो कि पेरिशिंग इन नेचर है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद देखा गया कि गुड्स खराब हो गई, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसमें एक और चीज है, अगर मान के चलिए वो जो गुड्स है वो बायर के पोजीशन में है इस वक्त, तो रिस्क बायर के पास आएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द प्राइस जो कि सेक्शन 9 और 10 के अंदर बताया हुआ है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर समझ में आया होगा ना कि आप किसी चीज को करने के लिए कुछ इसेंशियल्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं कि ये चीजें हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया। जैसे कुछ चीजों से मिल करके जो चीजें बनती हैं तो वो उसके सब्जेक्ट मैटर हो गए। द प्राइस, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ लिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनेगा पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसके क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो उसका आप उस सामान खरीद लिया उसका पैसा कैसे डिसाइड होगा, तो वो हम इसके अंदर सेक्शन 9 और 10 के अंदर पढ़ेंगे। सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 में बोलता है असर्टिंग ऑफ प्राइस। 2 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में ये बोलता है अगर मान के चलिए ऐसा आपने कोई अग्रीमेंट किया है, आप रेगुलर बेसिस पे एक दूध वाले की शॉप पे दूध लेने जाते हैं, मिठाई की शॉप है आपकी, ठीक, एग्जाम्पल है ये, आप रोज दूध लेने जाते हैं, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया हमें जो आप 2 साल तक के आप 1 साल तक के मुझे 50 रुपए में ही दूध दोगे, ठीक। यहाँ पे क्या किया गया, टाइम को जो प्राइस है प्राइस को फिक्स कर दिया गया। अगर टाइम प्राइस को यानी पैसे को फिक्स कर दिया तो उतना ही पैसा पड़ेगा।
अगर पैसा फिक्स नहीं किया, जैसे होता है ना कि दूध मतलब कि जो दूध का है आज 50 का है तो कुछ दिनों बाद 51 का हो जाता है, 52 का, ऐसे बढ़ता रहता है पैसा, तो उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से पैसा पड़ेगा। अगर पैसा डिसाइड ही नहीं है ना, अब पैसा डिसाइड नहीं है तो जो क्लॉज 2 बोलता है, कहता है रीजनेबल पैसा दोगे। जो बायर है वो सेलर को रीजनेबल पैसा देगा और वो डिपेंड करेगा जो उस केस की सर्कमस्टेंसेस पे, क्या परिस्थिति है उस केस की, उस हिसाब से वो पैसा उसको पे करेगा, यानी बायर पैसा पे करेगा सेलर को। ठीक। सेक्शन 10 बोलता है एग्रीमेंट टू सेल ऑफ वैल्यूएशन। अगर हम किसी, मान के चले फ्यूचर गुड्स के लिए हमने कोई एग्रीमेंट किया, अब उसका पैसा कौन डिसाइड करेगा, तो इसमें सेक्शन 10 में बोलता है थर्ड पार्टी पैसा डिसाइड करेगी, इसकी वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करेगी, मतलब तीसरी पार्टी। और साथ में ही ये प्रोविजन बोलता है, अब इसका मतलब ये नहीं थर्ड पार्टी डिसाइड कर रहा है तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में देगा, नहीं, जो रीजनेबल पैसा है, रीजनेबल प्राइस है, वही उसको लगाना पड़ेगा, वही मतलब कि वही पैसा ही लगाएगा, रीजनेबल। ठीक। क्लॉज 2 ये बोलता है कि मान के चलिए ये 1 हो गया कि थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। प्रोविजन बोलता है कि जो रीजनेबल पैसा है वो लगेगा। अब क्लॉज 2 ये बोलता है, अब मान के चलिए थर्ड पार्टी बायर से मिली हुई हो, मिली भगत हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी की सेलर से मिली भगत हो। अब सेलर से मिली भगत है तो क्या करेंगे, बायर को पैसा ज़्यादा बताएंगे, या मान के चलिए बायर से मिली भगत है तो सेलर का जो बेच रहा है उसका वैल्यू कम लगाएंगे। दोनों ही सिचुएशन बन सकती हैं। अगर ये थर्ड पार्टी किसी से भी मिलती है और किसी के साथ भी मतलब कि गलत काम करती है और जो दूसरी पार्टी है उसको लॉस होता है तो वो डैमेजेस भरेगा वो पार्टी जिसका लॉस नहीं हुआ। मतलब मान के चलिए बी ने मिलके, मतलब कि बायर ने मिलके थर्ड पार्टी के साथ जो सेलर है उसका लॉस कराया, तो ये जो सेलर है ना उनका जो लॉस का भरपाई है वो बी की ड्यूटी, भाई लाइबिलिटी आ जाएगी, भैया जो ये लॉस हुआ है सेलर को पे करें। ये नहीं होगा कि भाई तुमने किसी से मिली भगत कर ली और तुम इसको ठग लिए वो उनको ठग लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो डैमेजेस उसको फिर भरना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटीज, आप लोगों ने कंडीशन और वारंटीज तो बहुत सुना होगा। हाँ, इस सामान में ये बल्ब में वारंटी है, इसमें गारंटी है, पर यहाँ पे सिर्फ वारंटी के बारे में बताया है। चलिए, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटीज, इसमें सबसे पहला सेक्शन है 11 जो कि बताता है स्टिपुलेशन ऑफ टाइम, स्टिपुलेशन और एज टाइम, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल है। देखिए, अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, बोला ए ने बी से, ये होगा बायर सेलर, ठीक। ए ने कहा मुझे 4 तारीख को मुझे पूरे 10 किलो के गोंद के लड्डू चाहिए, ठीक है, 4 तारीख को बायर ने कहा आपको मिल जाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक डेट मेंशन है कि मुझे इस डेट में चाहिए, तो क्या लगता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेट इसेंशियल पार्ट हुआ? पहले कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करिएगा, फिर मैं इसका आंसर दे रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल डेट ही मेंशन है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का इसेंस होगा, आपको 4 तारीख को ही पे करना होगा। अब हो सकता है 4 तारीख को इनकी पार्टी रही हो, आपने पे नहीं किया जिसके कारण इनकी बहुत बेइज्जती हुई, तो अब क्या हो सकता है, यानी टाइम जो थी, वो जो डेट था वो एक इसेंस था, पर मान के चलिए इन्होंने कहा भैया आप हमें गोंद के लड्डू प्रोवाइड करा देना जल्दी से जल्दी, बस इतना कहा और पैसा दे दिया अपना।
तो क्या यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे टाइम इसेंशियल नहीं माना जाएगा। जब जितना भी रीजनेबल टाइम है, जो भी वर्किंग आवर्स हैं, उसमें आप बायर को उनका प्रोडक्ट दे दो, उनका गुड्स दे दो, ठीक। बस सेक्शन 11 यही कहता है। सेक्शन 12 बताता है कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन वारंटी। तो इसमें जो सबसे पहला क्लॉज है वो डिफाइन करता है कंडीशन को, ठीक। जो 3 है वो वारंटी को डिफाइन करता है, मगर डिफाइन के एक तरीके से बताता है। देखिए सबसे पहला क्लॉज पढ़िए, स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी कंडीशन ऑफ वारंटी। मान के चलिए हम सबसे पहले ये क्लॉज 1 का समझेंगे कंडीशन के बारे में, ठीक। अब मान के चलिए आप थे, आपको जैसे हो सकता है एक कंडीशन रखते हैं कि आपको एक बहुत बढ़िया सी साइकिल चाहिए थी, आपको रेस लगानी थी। आपने बोला कि भैया आप हमको एक ऐसी साइकिल दो जो बहुत अच्छी चलती हो, जो दौड़ने के काम आती हो, मतलब दौड़ने में इन द सेंस बहुत तेज चलाने में काम आती हो, और वो उससे हम कंपटीशन लड़ना है हमें, ठीक। आपने ये कंडीशन दी और बोला कि हमको 4 तारीख को भाई इसको दे देना, आकर के मेरे यहाँ पहुँचा देना। अब क्या करते हैं ये जो सेलर हुए, उन्होंने क्या की, एक ऐसी नॉर्मल साइकिल पहुँचा दी उनके घर पे। अब क्या हुआ, इनकी एक कंडीशन थी कि आपको बहुत अच्छी साइकिल चाहिए थी जो कि आप रेसिंग कर सको उससे, है ना, आप उससे रेस लगा सको और आप जीत सको, यही आपका इंटेंशन था। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंडीशन को ना ध्यान देते हुए इन्होंने ऐसे ही साइकिल भेज दी। अब इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि या तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो बायर है उसको ख़त्म कर सकता है, या ये भी कर सकता है कि अगर क्या होता है कि आपको वो, या तो जैसे कि आपने कहा कि हमको अब ये साइकिल नहीं चाहिए, तो उसके चलते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। और साथ में जो साइकिल है, या तो आप उस बायर से कहो कि भैया हमको आप हमें रेसिंग साइकिल ही भेजो जिससे कि हम उससे रेस कर सके, या तो मतलब कि सेम प्रोडक्ट, जो सही प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो हमें भेज दो। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो या तो रिसाइन कर सकता है बायर, क्यों नहीं कर सकता, उसको गलत प्रोडक्ट मिला है, कंडीशन उसने ऑलरेडी बता रखी थी और फिर भी उसको गलत मिलता है, तो वो रिसाइन तो कर ही सकता है। तो वो क्या क्या कर सकता है, बायर के पास क्या क्या एक तरीके से राइट है, वो रिसाइन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। दूसरा रिटर्न कर सकता है कि भैया ले जाओ हमको चाहिए ही नहीं। दूसरा क्लेम कर सकता है, भाई डैमेजेस हुए अगर उसको, तो वो क्लेम तो कर ही सकता है, और क्लेम के साथ वो रिफंड भी मांग सकता है। तो ये चीजें जो बायर है वो कर सकता है। सेकंड पॉइंट बोलता है a condition is stipulated is its main purpose of contract breach given right to threat to contract repudiation। मतलब यही चीज जो है वो क्लॉज 2 में बताया गया है। थर्ड बताता है वारंटी के बारे में, वो बोलता है अब वारंटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अब जैसे क्या होता है, एक सिंपल से ये समझिए, अगर कोई कंडीशन है तो आप उसमें रिसाइन कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो डैमेजेस के लिए, और रिफंड भी ले सकते हो। लेकिन वारंटी में ये चीज़ें नहीं कर सकते। वारंटी में सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि आपको इसका नुकसान हुआ तो आप उसका पेमेंट करो। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, कोई ऐसी चीज़ ले आए, जैसे कि हम बोलते हैं आप बहुत दूर से कोई बहुत ज़्यादा बिस्कुट्स के पैकेट्स ले आए, ठीक है।
अब उसमें मैक्सिमम अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जो 10-15 मतलब कि 100 पैकेट लेकर के आए वो आप, और उसमें अगर 10 खराब हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे? जो बची 90 वाली अच्छी हैं जो बिस्किट्स के पैकेट, आप उसको रख लोगे, लेकिन जो 10 खराब हैं आप उसका डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप डैमेजेस ले सकते हो एज अ बायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीज थी आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो आपने उसका डैमेज ले लिया, पर जो एक्सेप्ट कर लिया उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी बात ये हुई कि कंडीशन में हमें बस इतना राइट है एज अ बायर, लेकिन सिर्फ वारंटी में हम सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। अब वारंटी में आप जब होता है आपको किसी प्रोडक्ट में वारंटी मिलती है, आप लोगों से वो सामान वापस मिल जाता है, आपको रिफंड नहीं मिलता है, आपको सही करके दे दिया जाएगा, है ना। बल्ब वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो ये हो गई हमारी वारंटी। क्लॉज 4 बोलता है whether a stipulation in a contract of sale is a condition of warranty depends in each case of construction of contract. A stipulation may be condition through the called warranty in a contract. मतलब कि जो ये जो शर्तें हैं कंडीशन और वारंटी में, वो कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टांसेस और वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेंगी। ठीक, ये हो गया हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 13 ये बोलता है, अब सेक्शन 13 कहता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिस पे आप ऐसे काम करोगे कि मतलब जो कंडीशन है, ठीक, उसको हम एज अ वारंटी कब ट्रीट करेंगे। इसकी सेक्शन 13 की हेडिंग है व्हेन कंडीशन to be treated as warranty। कब कंडीशन को ट्रीट किया जाएगा एज अ वारंटी? तो इसमें 3 क्लॉज दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला कहता है अगर बायर खुद वेव ऑफ कर दे, कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल बिस्किट्स का दिया था, कि अगर कहा अगर मैंने कहा था एग्जाम्पल में दिया था, अगर 10 मैंने क्या किया 100 पैकेट बिस्किट्स की पैकेट खरीदी, उसमें से 10 खराब निकल गई। अब मैं चाहूँ एज अ बायर तो मैं इस पूरे सामान को रिटर्न कर सकती हूँ कि नहीं मुझे सारे के सारे पैकेट्स अच्छे लेकर के दो, या तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने 90 रख लिए और 10 के लिए मैंने डैमेज के लिए कह दिया भाई मुझे ये सही करके दे दो, ये चीज़ हो सकती है। तो जो हमने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जब एक्सेप्ट कर लिया इसको मैंने रख लिया, तो ये हो गया वारंटी, जिसमें कि सिर्फ हमने डैमेज क्लेम कर दिया कि भैया डैमेज जो क्लेम किया उसमें कुछ भी क्लेम कर सकते हैं कि 10 पैकेट है उनका पैसा दे दो, या फिर वो 10 पैकेट मुझे सही वाली ला करके दो। ठीक, दूसरा है नॉट सेवरेबल इन नेचर। अब इसमें क्या होता है ब्रीच ऑफ वारंटी। अब क्या होता है हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, जो कंडीशन है वो कब वारंटी हो जाती है। पहला हो गया कि ये कंडीशन थी पर उसको वारंटी में हमने कन्वर्ट किया कि भैया हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसका डैमेज ले लिया। दूसरा ये बोलता है ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सेपरेबल नहीं है। हमने क्या किया, चावल खरीदे पर चावल के साथ जो बायर था उसने दाल भी मिला दी, है ना। क्या किया, जो बायर था उसने चावल के साथ दाल भी मिला दी। अब क्या हुआ, मैंने कहा मेरे पास एक ये राइट है कि मैं उस पूरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दूं, मुझे नहीं चाहिए, पर मैं ये भी कर सकती हूँ अरे ठीक है कोई बात नहीं हम इसका खिचड़ी बना के खाएंगे तो आप दे दो, क्योंकि भाई अब सेपरेट तो हो नहीं सकता। और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जो एक्सेप्ट किया यानी वो गारंटी वो कंडीशन वो हमारी वारंटी में बदल जाएगी। ठीक, और जो भी डैमेजेस है वो उस पे क्लेम कर सकता है।
थर्ड बोलता है रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अब इम्पॉसिबिलिटी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 56 में पढ़ा था। रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लोगों को मालूम है तो सेक्शन 56 में ये बता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल हमारे कॉन्ट्रैक्ट का है कि ए ने कहा मेरी बेटी से जो सी है उनसे शादी कर लो, बी से कहा कि भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक, चलो भैया ये हो गया, पर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन सी है जो कि उनकी डेथ हो गई। अब ये किससे शादी करेंगे और ये किसको किस बिहाफ पे पे करेंगे? तो ये एकदम इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई जब सी ही नहीं है, जो डॉटर है उनकी है ही नहीं, तो वो किससे शादी करेंगे? तो वो एक इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसी तरह अगर ऐसा कोई चीज जो इम्पॉसिबल हो जाती है तो वो भी हम एज अ गारंटी ट्रीट करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सेक्शन 13। सेक्शन 14 इम्प्लॉयड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल बताता है। अब इसका क्या लफड़ा है? देखिए सेक्शन 14 इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टाइटल एक्सेट्रा। क्लॉज 1 पढ़िएगा। In a contract of sale, unless circumstances of contract such shows different intention, देखिए अब क्या होता है, कुछ चीजें, अब मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए है ये बी है, इन्होंने इनको, ये हो गए बायर, ये सेलर, इन्होंने कार बेची। ठीक, अब कार इन्होंने खरीद ली, जो बायर है उन्होंने कार खरीद ली, इनको इनका पैसा मिल गया। अब क्या है, इसमें कुछ इम्प्लाइड चीजें इनको राइट मिलते हैं। जैसे मैंने कोई कार खरीद ली, मैंने पैसा पे किया, मैंने कार खरीद ली, क्या सेलर वापस मुझसे कार लेने आ सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्या सेलर मेरी कार चलाने आ जाएंगे? नहीं चलाने आ सकते। अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इम्प्लाइड होता है कि हमें ये मिलना ही मिलना है, ये राइट्स। तो सबसे पहला वो क्लॉज ए जो है वो बोलता है, अगर ए ने कोई भी चीज खरीदी है, वो उसको सेल कर सकता है, लीज कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इस प्रोडक्ट के साथ। भाई उसने खरीद लिया है, ठीक। अब इसमें सेलर आके रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ये इम्प्लाइड एक राइट है कि भाई आप इसके साथ आप कुछ भी करो, क्योंकि आपने इसका पे किया है, आप इसके मालिक हैं, ठीक। कई बार ये होता है ना, इसमें आप लोग एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े होंगे कि हमने क्या किया है, हमने अपना घर बेचा है लेकिन हमने अपनी छत नहीं बेची। तो इसमें ऐसे केसेस कई आए, उसमें बोला गया कि अगर आपने अपनी घर बेचा है तो छत भी उसके अंदर भी माना जाएगा। तो सेम यही चीज़ है कि अगर कार बेची, आप लोगों ने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये कार सेलर नहीं चला सकते हैं, ना लिखा हो डजंट मैटर, वो कार नहीं चला सकते बिना इनकी इच्छा और मर्जी से, ठीक। 2 बोलता है, ऐसे कोई जो वारंटी है जो बायर के पास ऐसे क्वाइट राइट्स हैं जो कि इंजॉय कर सकता है बायर, ठीक। सी बोलता है, अगर मान के चलिए ए ने कार खरीद ली बी से और इन्होंने क्या की, डी को सेल कर दी। कर सकता है भाई, उनका सामान है, सेल तो कर ही सकता है।
अब क्या किया, जो कार इन्होंने सेल की थी ना, इन्होंने बी को सेल की, उन्होंने इंस्टॉलमेंट में ली थी। अब इन्होंने क्या किया, कार खरीद करके इनको सेंड कर दी। तो जो इनका टाइटल होगा ना वो एकदम सही टाइटल होगा और इन्होंने गुड फेथ में खरीदी। इनको थोड़ी ना पता है कि इसके अंदर इनकम्बरेंस है लिखा हुआ इसमें। तो जो ये जिनको पास गुड्स गई है, इन्होंने पैसा पे किया है, तो उसके वो फुल पूरे प्योर मालिक होंगे। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी अगर हम कुछ लेने गए, जैसे कि महिलाएं क्या होता है साड़ियाँ जनरली लेने जाती हैं तो बताती कि हमें ये साड़ी चाहिए, हमें लक्ष्मी जो भी ब्रांड की है उसकी साड़ी चाहिए, आप हमको दे दो। अगर ये चीज़ें बताती है, कोई भी बायर बताता है, तो वो उसे हम डिस्क्रिप्शन कहेंगे। या तो हम कह देंगे कि भैया हम ये जो टॉप मैंने पहन रखा मुझे ऐसे ही सेम दिखा दो, ये हो गया सैम्पल। अगर किसी भी बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया या तो सैम्पल दिखाया, तो उसी हिसाब से सेलर की राइट है कि उसी हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिया जाए। ठीक, राइट क्या उसकी ड्यूटी है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है 16 इम्प्लाइड कंडीशन एज अ क्वाइट फिटनेस। अब इसमें क्या है, बायर बी अवेयर का एक वो है कैवेट एम्प्टर। ठीक, आप लोगों ने कैवेट एम्प्टर सुना होगा, और कि मतलब कि इसमें सेलर को राइट मिलता है। सेक्शन 16 कहता है कुछ चीजें इसमें ऐसी बताई गई हैं जिसमें बायर को ही अवेयर रहना जरूरी है। जनरली यही रूल है, बोला जाता है कि अगर बायर कुछ लेने जा रहा है तो उसका ध्यान से ले चीजें, क्योंकि वो जबरदस्ती सेलर तो पकड़ा नहीं रहा, आप अपनी मर्जी से अपनी आंखों से देख करके ला रहे हो। तो वो हो गया कि जो भी फिटनेस और क्वालिटी को लेकर के आप चीज़ ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी ले रहे हो, क्योंकि आप पढ़े हैं लिखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि हाँ ये पर्पस के लिए ऐसे ले जा रहा है। हम लेकर के आ गए ठंडा कोला पेप्सी लेकर के आ गए और हमने 2 साल के बच्चे को पिला दी, और जाकर के हम सेलर को बोल रहे हैं ये क्यों दे दी, ऐसा है वैसा, बच्चे को पिलानी थी। भाई तुमको नहीं मालूम कि ये बच्चा नहीं पी सकता। तो ये चीज़ें बायर की मतलब कि बायर की लायबिलिटी कि भाई तुम चेक करो और तुम लेकर के जाओ। पर इसमें जो 1 और 2, 3, 4 इसमें जो क्लॉज हैं उसमें एक्सेप्शन बताया है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसमें सेलर लायबल होगा। ठीक, जैसे हम लोग टीपीए का सेक्शन 6 पढ़ते हैं कि उसमें बताता हेडिंग कुछ और है और उसमें बताता कुछ और है, तो वही यहाँ 16 में भी है। पहला बोलता है बायर गया। ठीक, मैं गई, मान के चलो मैंने कहा मेरा जो बच्चा है वो 1 साल का है, मुझे उसके लिए खाने के लिए फूड लेकर जाना है जिसमें इतनी प्रोटीन होनी चाहिए, डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है, ऐसा करना है। पर क्या करता है सेलर, मुझे कोई और माल दे देता है जिससे बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे को दिक्कत आ जाती है। मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, वो बताता है कि इसके खाने की वजह से हुआ, तो इसमें लायबल कौन होगा, उसमें लायबल सेलर होगा। ठीक, नेक्स्ट है जो कि बताता है कि हाँ मैंने डिस्क्रिप्शन जैसे बताया कि मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं मुझे ये चाहिए, मेरी दादी हैं बहुत बूढ़ी हैं, तो वो उनके लिए मुझे ऐसा कोई दवा दो जिससे कि थोड़ा सा सही रहे, डॉक्टर ने मुझे ऐसा रिकमेंड किया है तो आप दो। अगर ऐसा नहीं देते हो, गलत दे देते हो, तो उसमें भी लायबिलिटी सेलर की आएगी। थर्ड बोलता है an implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by use or trade। अब जैसे क्या होता है, हम रेगुलर बेसिस पे एक जगह एक दूध वाले भैया से दूध लेते हैं, क्या करते हैं, हमें तो विश्वास है कि रोज अच्छा देते हैं, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा पानी या तो हो सकता है कोई ऐसी जहरीली कुछ मिलाते हो दवा ववा कि जिससे कि दूध बड़ा गाढ़ा हो जाता है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि भाई हमारा तो ट्रस्ट है ना आप पे, अगर फिर भी ये ट्रस्ट टूटता है तो इसमें सेलर की लायबिलिटी आएगी। सेक्शन इसका क्लॉज 4 बोलता है जो भी कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस्ड हैं इसमें उसको नेगेटिव नहीं करता है। जो भी सोगा में कंडीशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट से इनकंसिस्टेंस नहीं होंगी। ये हो गया हमारा सेक्शन 16। अब लास्ट सेक्शन जो कि हमारा सेल बाय सैंपल, ये बताता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल सैंपल। देखिए, अगर हम किसी सैंपल को लेकर गए, हमने कहा भैया ये टॉप है, मुझे ऐसा टॉप चाहिए, ठीक,
वो चाहे हम एक्सप्रेस बोलें या इम्प्लाइड बोलें, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है, आप दोनों में बोल सकते हो। तो पहला जो क्लॉज ये टू है उसका पहला बोलता है, अगर आप मैं गई शॉप पे, मैंने कहा भैया ये टॉप मुझे चाहिए और 12 चाहिए, तो जो बायर है ना, सॉरी जो सेलर है, उसकी ड्यूटी है, सेलर्स की ड्यूटी है कि मुझे जो 12 पीस दे रहे हो, अब मैं एक एक करके सारे तो चेक नहीं करूँगी, मैंने बता दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे विश्वास है कि आप मुझे ऐसे ही दोगे, तो वो जो 12 पीस है वो सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई लाल दे दिया, कोई दूसरा दे दिया, कोई तीसरा दे दिया, ठीक। टू का पहला यही बोलता है। बी बोलता है, जब हम गए, हमने कहा कि हमें टॉप चाहिए 12 पीस, तो हमें वो 4 तरीके के दिखाएंगे, वो हमारा एक राइट है कि हमें वो दिखाए, शो करे, कि हम उसको कंपेयर कर सकें, हम उसका पैसा मिला सके, हमें जो सही लगेगा, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो लेंगे, ठीक। नेक्स्ट बताता है, अगर कोई भी, अब क्या हो, मैंने 12 पीस लिए, अब उसमें डिफेक्ट निकल जाता है, तब किसकी लायबिलिटी, उसमें भी सेलर की लायबिलिटी होगी कि हमने भाई ये 12 पीस लिए, इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे टॉप होने चाहिए, हमको सेल करना है। तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर 2 था सेल्स एंड गुड्स एक्ट का। तो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।